शिक्षण राजनीतिक दल कर नहीं पाए हैं या उससे विमुख हो चुके हैं। इसी प्रकार से सत्ता प्राप्त करने के लिए सारे उद्यम और प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते हमारा समाज राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक नहीं हो पाया। अब जिस चीज़ से उनका जीवन बदल सकता है, जैसे रोजगार है, महंगाई है, उसको रोजमर्रा की सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। इस पर जनता को केंद्रित होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा। आईपा मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसका काम है जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पे बात करना, उनके मुद्दों को उठाना। और इस समय हम प्रगतिशील राजनीति के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और आज जानेंगे, हमारे साथ पूर्व विधायक मदन गोविंद राव जी हैं, जिनसे मैं बात करूंगा और जानूंगा कि आजकल की राजनीति से वो कितना सहमत हैं और इसे प्रगतिशील जो राजनीति है कितना मानते हैं, और इसे अगर जो उनमें कमियां हैं तो इसे कैसे दूर की जाएंगी। सबसे पहले आपका स्वागत है सर, हम लोग की आईपा की इस मुहिम पे आप क्या कहेंगे? आप लोग एक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और उन ज्वलंत मुद्दों को, समस्याओं को उठाने के लिए एक प्लेटफार्म दे रहे हैं। यह एक पुनीत कार्य है और जो कार्य लोक शिक्षण का राजनीतिक दलों को करना चाहिए था, आप लोग वो कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपके चैनल को बहुत धन्यवाद। जी, अब हम बात करेंगे कि आखिर ये जो आईपा का मुहिम है कि प्रगतिशील राजनीति पे हम बात करना है हमें, कि प्रगतिशील राजनीति कैसे हो और समाज में कितना आप राजनीति को, आजकल के राजनीति को कितना प्रगतिशील मान रहे हैं? राजनीति हमेशा प्रगतिशील होती है। संचालित करने वालों की नीयत का फर्क होता है। राजनीतिक संस्थाओं का ही गठन हुआ था लोगों को सभ्य, बेहतर नागरिक बनाने, शिक्षित करने और साथ ही साथ बुनियादी उनकी समस्याएं हल करने के लिए राजनीतिक संस्थाओं का जन्म हुआ। और राजनीति उसी के को कड़ी बना करके लोगों को संगठित करती है और राजनीतिक दलों को विवश करती है जनता की मूलभूत समस्याओं को हल करने के लिए। राजनीतिक दल भारत के भी लगभग सभी यही काम कर रहे हैं। बुनियादी सवाल इस चुनाव में भटकते हुए नजर आ रहे हैं। केवल इसी चुनाव में नहीं, इसके पूर्व के चुनाव में भी जो देश की बुनियादी समस्या है, मुद्दे हैं, वो लगभग नेपथ्य में जा रहे हैं चुनाव अभियान के दौरान। और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप या गैर जरूरी मुद्दे जिससे भावनात्मक रूप से वोट प्राप्त किया जा सके, चाहे वो जात के हों, चाहे मजहब के हों, चाहे क्षेत्रीय भावनाएं भड़काने का मामला हो, चाहे भाषा संबंधी मामले उठाने का हो, आरोप प्रत्यारोप हो, वो मूल मुद्दे से हट करके भावनात्मक रूप से लोगों को जज्बाती बना करके वोट बटोरने का लगभग इस समय माध्यम बनता जा रहा है। जी, अभी आपने कहा कि अभी ये जो धार्मिक सद्भावना और राजनीतिक मूलता को हटाने वाला एक जो सिस्टम इंक्लूड हो जाता है चुनावों में, तो इनसे क्या नुकसान है जनता को और किस तरह की आशंकाएं हैं संभवित? भारत के संविधान ने कहीं राजनीतिक दलों को चुनने के लिए नहीं निर्देश दिया था। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश की जनता को श्रेष्ठ जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया था, निर्देश दिया था। 1952-53 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राजनीतिक दलों का अस्तित्व सामने आया, उल्लेख सामने आया। राजनीतिक दलों का प्राथमिक कार्य है लोक शिक्षण। आज उस कसौटी पर लगता है राजनीतिक दल पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहे हैं। लोक शिक्षण के जगह पर लोगों में बिखराव, लोगों में को गुमराह करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और इसी कारण से मुद्दों से राजनीति भटकती हुई नजर आ रही है। सभी प्रबुद्ध जनों को, संस्थाओं को, जो लोग इस देश को एक और मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है कि राजनीति को भटकने से रोकें, राजनीतिक दलों को गैर जरूरी मुद्दों में उलझने से रोकें और साथ ही साथ जनता को किसी न किसी प्लेटफार्म के माध्यम से, बहस के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से मूल मुद्दे की तरफ जनता के रुख को बनाए रखने के लिए विवश करें, उनको प्रेरित करें। ये बहुत बड़ी इससे बड़ा देश सेवा कुछ हो नहीं सकता है। जैसा हम बात करें कि मुद्दों और भटकाव की, तो अभी आप
बहुत सी चीज़ों में, संस्थानों में और लोगों के विधानसभाओं में भी आप देखते होंगे कि एक मुद्दा उठता होगा। उन मुद्दों में कितनी लोगों की बातें होती हैं और कितना एक दूसरे पे कटाक्ष होता है, ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। पहले के समय में क्या रहा और इस समय के समय में क्या अंतर आप पा रहे हैं? देखिए, आज़ादी के बाद एक बड़ी विरासत, संघर्ष की विरासत लेकर के लोग राजनीति में आए थे। वो लगभग 70 तक वो विरासत का प्रभाव दिखाई पड़ा है, लेकिन 70 के बाद राजनीति भटकती हुई नज़र आई है और धीरे धीरे गिरावट का दौर शुरू हुआ है। किसी के बारे में नहीं कह सकते कि कोई दल पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक है। दुर्भाग्यवश लोकतंत्र की दुहाई देने वाले सभी दल किसी न किसी रूप में, आंशिक रूप से ही लोकतंत्र को मानते हैं और उसका पालन करते हैं। कहीं परिवारवाद का किसी पर आरोप लग रहा है, किसी के ऊपर हाई कमानवाद का आरोप लग रहा है, किसी के ऊपर एक काकस के जरिए शासन करने का आरोप लग रहा है। कमोबेश सभी राजनीतिक दलों की स्थिति ये बन गई है, जबकि वास्तविक रूप से राजनीतिक दलों को अपने सारे कार्यकर्ताओं के भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी नीतियाँ तय करनी चाहिए थी, विभिन्न विषयों पर उनसे राय लेना चाहिए था, और यह काम दुर्भाग्यवश अभी नहीं हो पाया है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे भारत की जनता जागरूक होगी, राजनीतिक कार्यकर्ता भी जागरूक होंगे और अपने अपने राजनीतिक दलों और राजनीतिक संस्थाओं को विवश करेंगे कि श्रेष्ठतम राजनीतिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्यों का राजनीतिक दल पालन करें और साथ ही साथ समाज को जागरूक, सक्रिय और संवेदनशील बनाए रखने के अपने अभियान में इस पर बल दें। सत्ता आती जाती रहती है, सभी राजनीतिक दलों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जनता की एकजुटता और जनता के अंदर सामूहिक प्रतिकार की ताकत ये बनी रहे, इसी से लोकतंत्र की रक्षा होगी। अभी जो राजनीति इस समय चल रही है उसमें कितना प्रगतिशील चीज़ें आप देख रहे हैं, कितना वो प्रोग्रेसिव है, और अगर जो नहीं है तो क्यों? राजनीतिक दल लगभग कारपोरेट घरानों के तरह तब्दील होते जा रहे हैं, और मैं ज़रा कटु बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे समाजवाद का हो, चाहे राष्ट्रवाद का हो, चाहे सेकुलरिज्म का हो, या अगड़े पिछड़े का हो, या क्षेत्रीयता का हो, या भाषा का सवाल हो, या एक स्थानीय विशेष की अस्मिता की बात हो, ये सब लगता है कि बड़े बड़े भव्य शोरूम जो राजनीतिक दलों ने अपने को शोरूम के रूप में तब्दील कर दिया है, उनके दुकानों पर ये भिन्न प्रकार के उत्पाद हैं जो बड़े विज्ञापन के माध्यम से अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार कर रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है। लगभग भारत के राजनीतिक दल इसी रूप में लगभग बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के रूप में तब्दील होते जा रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। क्योंकि इसके पहले भी आप काफ़ी लंबे समय पहले अगर कहा जाए तो आपने पूर्व के समय में नेतृत्व किया है समाज का और विधानसभा तक गए थे। उस समय जो मुद्दे आते थे कैसे आप लोग देखते थे, किस तरह से लोगों के बीच जाते थे, और इस समय उसमें किस तरह से अभाव दिख रहा है उन सब चीज़ों का? शब्दों में कटुता इस समय ज़्यादा बढ़ गई है और जनता, देश उम्मीद करता है कि राजनीतिक दलों के लोग श्रेष्ठ आदर्श का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे देश के सामने, और कटुता, आपसी कटुता और वैमनस्य की बातों को भूल जाएंगे। मध्य युग की तरफ हमें हमारे देश को ले जाने का प्रयास नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें दुनिया के सामने श्रेष्ठतम जनतांत्रिक मूल्यों स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। और मेरी मान्यता है कि जब राजनीति आदर्श और सिद्धांतों से विमुख हो जाती है तो राजनीतिक संस्थाओं में बड़ी तादाद में आवारा किस्म के लोग और अपराधी, बाहुबली, इनका प्रवेश हो जाता है। आज राजनीति में लगभग यही स्थिति दिखाई पड़ रही है और मैं फिर दोहराना चाहता हूं इस बात को, सभी राजनीतिक दलों को सतर्क होना चाहिए। आज सड़कें सूनी हैं, संसद लगभग हंगामा या बधुआ मजदूर जैसी स्थिति में पहुंचती जा रही है। इसके लिए राजनीतिक दल ही जिम्मेदार हैं और बड़ी जिम्मेदारी जनता की है कि अगर राजनीतिक दलों द्वारा श्रेष्ठ जनप्रतिनिधि अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए गए हैं तो जनता को एक सुधारने का मौका मिलता है। लगता है जनता भी भावना में बह करके
उन बुनियादी चीज़ों को भूलती जा रही है कि जो अधिकार उसे संविधान ने दिया है उसका ठीक से वो पालन नहीं कर पा रही है। आज देखिए देश की स्थिति कि राजनीतिक दल लगता है कि कारपोरेट घराने हैं और उनके कार्यकर्ता लगता है कि वो उस एम्प्लाई हैं। आज एम्प्लॉयर और एम्प्लाई के रूप में नेता और राजनीति उस दल के कार्यकर्ताओं का संबंध विकसित होता जा रहा है। आने वाले वर्षों में जब कोई विपक्ष में जाएगा और सरकार के गलत नीतियों का विरोध करना होगा तो वो स्थिति पैदा होगी कि कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाड़े के लोग न जेल जाने वाले हैं। पैसे वाले बाहुबली या पैसा कमाने के लिए राजनीति में आने वाले लोग वो अपने संपत्ति अपने शरीर को खतरे में नहीं डालेंगे, सत्ता से लड़ नहीं पाएंगे। और आज जो इस देश में दिखाई पड़ रहा कि पिछले एक दशक में जो जातिवाद और चुनाव जीतने के लिए समाज के किसी प्रकार के तत्व, चाहे वो बाहुबली हों या पैसे वाले हों या कारपोरेट घराने के प्रतिनिधि हों, बड़ी तादाद में जो राजनीति में आए हैं, उसके चलते आज विपक्षी दलों की संघर्ष करने की ताकत क्षीण होती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी में मैं और जोड़ना चाहता हूं कि जो बड़ी तादाद में रिटायर लोग सरकारी सेवा या किसी कंपनियों के रिटायर लोग राजनीति में आ रहे हैं, राजनीतिक दलों को इस पे भी सतर्क रहना चाहिए। बुनियादी रूप से वो उनका नाम भुना करके सत्ता में आया जा सकता है, लेकिन जब संघर्ष की नौबत आएगी तो वे सारे रिटायर लोग जो लंबे समय तक किसी कंपनी या सरकारी संस्थाओं में काम किए हैं, वो सड़कों पर न पुलिस की लाठी काटने को तैयार होंगे और न ही अहंकारी सत्ता शासन के खिलाफ अपने शरीर को कष्ट में डालने के लिए तैयार होंगे, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे में जनता का भी एक दायित्व है कि चुनाव में उस पर ध्यान दिया जाए, पर जनता कहाँ भूल जाती है कि उसके बाद में उसी के मुद्दे जो होते हैं वो छीड़ हो जाते हैं और उनके मुद्दे नहीं उठ पाते हैं। क्यों जनता इस तरह से नहीं कर पाती अपना? आपका प्रश्न एकदम ठीक है। मैंने शुरू में कहा था कि राजनीतिक दलों का काम था लोक शिक्षण करना। लोक शिक्षण राजनीतिक दल कर नहीं पाए हैं या उससे विमुख हो चुके हैं। किसी न किसी प्रकार से सत्ता प्राप्त करने के लिए सारे उद्यम और प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते हमारा समाज राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक नहीं हो पाया। अभी हमारा समाज अपने बुनियादी नागरिक अधिकारों के प्रति तो सतर्क है, लेकिन जिस चीज़ से उनका जीवन बदल सकता है, जैसे रोजगार है, जैसे महंगाई है, जैसे उसको रोज़मर्रा की सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, इस पर जनता को केंद्रित होना चाहिए। और यही मैं आपके माध्यम से इस देश के राजनीतिक दलों को भी कहना चाहता हूं कि आज जो देश कोरोना संकट के बाद जिस स्थिति का सामना कर रहा है कि बाज़ार में मांग नहीं है और लोगों के पास जो बचत का पैसा है वो लगभग अपने जीवन किसी तरह निर्वाह करने के लिए खर्च कर डाले हैं। केवल सरकारें अपने सरकारी सेवाओं को निःशुल्क बना दें, भ्रष्टाचार रहित बना दें, तो जनता के पास पैसा बच सकता है। उस पैसे का उपयोग बाज़ारों में मांग बढ़ाने में किया जा सकता है, बैंकों में बचत बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, जो इस पर सरकारों का ध्यान नहीं है। बड़े बड़े दुनिया के अर्थशास्त्री विशेषज्ञों के सलाह के आधार पर मंदी या उत्पादन चक्र को तेज ले जाने के लिए तमाम प्रकार के उपाय और तमाम प्रकार के आर्थिक लाभ दिए जा रहे हैं, सहायता दिया जा रहा है। लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि हमारे देश की जनता को रोज़ाना जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिन सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है, अगर वो सेवाएं भ्रष्टाचार रहित हो जाएं तो जनता के पास पैसा बचेगा। सरकार का काम बुनियादी रूप से कोई आदमी दवा के अभाव में न मरे, उसका खेत बाड़ी दवा के चलते न बिके, इसकी व्यवस्था करना है। सरकार को हर नौजवान को किसी न किसी प्रकार के रोजगार या व्यवसाय से जोड़ने के प्रयास करना है और साथ ही साथ सरकार को शिक्षा इतनी सस्ती और बेहतर रखना है कि दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों शिक्षण संस्थाओं से के निकलने वाले लड़कों और भारत के शिक्षण संस्थाओं से निकलने वाले लड़कों में बराबरी या श्रेष्ठतम प्रतियोगिता हो सके, ऐसा शिक्षण संस्थान बनाने की बुनियादी जिम्मेदारी सरकार की है। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हमारे शिक्षण संस्थान श्रेष्ठ बनेंगे, लोगों को
सरल सहज चिकित्सा सुविधा मिलेगी और साथ ही साथ सरकारी सेवाएं जितनी हैं वो सभी भ्रष्टाचार रहित होंगी, जिससे जनता का जीवन आरामदेह और सुकूनदायक बन सके। आज सरकारें ध्यान दे रही हैं व्यवसाय की सुगमता के लिए। मेरा अनुरोध है राजनीतिक दलों से या सत्ता रहने वाले या सत्ता के लिए संघर्ष करने वाले दलों से कि यह अच्छी बात है कि व्यवसाय की सुगमता होनी चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी बात होनी चाहिए कि जो आम लोग हैं उनकी जीवन भी सुगम बने। इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर नीतियां बनानी चाहिए। आज जो आर्थिक विकास के मॉडल हैं वो लगभग पश्चिमी मॉडल हैं, और मैं विश्वास करता हूं या मेरी मान्यता है अपनी है कि जो आज के जिस विकास मॉडल पर हम चल रहे हैं, या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के लोग भी लगभग उसी मॉडल की हेर फेर के साथ चलाने की बात कर रहे हैं। तो अभी आपने सुना मदन गोविंद राव जी को, जो एक पूर्व विधायक हैं, और इन्होंने बेबाकी से बताया कि जिस तरह से राजनीतिक दल आज लोगों को सांप्रदायिकता और जातिवाद, पूंजीवाद में उलझाए रखे हैं, जिससे उनके मूल मुद्दे छूटते जा रहे हैं। वहीं इन्होंने एक सलाह भी दी कि राजनीतिक दल अगर अपने में सुधार नहीं करते हैं तो उनकी भी हालत चिंताजनक होगी और जनता तो उससे त्राही त्राही करेगी ही। अब देखना होगा कि इस पर कितना विचार आगे की जो जनप्रतिनिधि और राजनीति है वो करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आईपा चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।